नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स लाएंगे, एक कोर्स लाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। उत्तराखंड के सभी स्टूडेंट के लिए, यूकेएससी यूकेपीएससी के स्टूडेंट के लिए जो किसी भी प्रकार की कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके हमने नियम बनाए थे। जो भी इन नियम को फॉलो कर पाएगा वही दोस्तों ग्रुप में जुड़ा रह सकता है ना। और इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक कर देंगे वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, जिन्होंने मैसेज किया था, देखिए जिन्होंने हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था, तो एक चीज आपको बता देते हैं। अभी हमने लगभग 105 साथियों को ही व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है। लगभग हमें 400 या 500 के आसपास और हमें मैसेज आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी साथियों को बता देता हूं कि एक साथ सभी को जोड़ना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं सभी का दोस्तों एक रजिस्टर में लिख रहा हूं नाम, और उसके बाद ग्रुप में जोड़ रहा हूं, तो थोड़ा समय लगेगा। जिन्होंने भी मैसेज किया है उन सभी का नाम जुड़ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन आपको यह ध्यान रख लेना है कि जिन भी साथियों को यहाँ पर ग्रुप में हम जोड़ेंगे, उन सभी को जो हमने कहा था कि आपको रेगुलर बेस पे रखना है, रेगुलर बेस पर नोट्स तैयार करने हैं और हमें बताने हैं, वही ग्रुप में रहेंगे, है ना। और एक कंडीशन हमने आपको बताई थी, यहाँ पर इस वीडियो में आप देख लीजिएगा, पूरी डिटेल से आपको बताया था। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो उत्तराखंड स्पेशल हम शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे तीनों क्लासेस हम कंप्लीट शुरू कर देंगे, जब तक कि यहाँ पर हम सभी को ग्रुप में जोड़ते हैं और ये वाला काम हमारा थोड़ा कम होता है, और फिर हम डायरेक्ट काम जो हमारा फोकस होगा वो सिलेबस पर होगा, है ना। तो अभी उत्तराखंड स्पेशल की बात करते हैं। तो हमने ये टॉपिक पढ़ा था, उत्तराखंड इतिहास आज हम शुरू कर रहे हैं। और उत्तराखंड इतिहास की बात करते हैं तो देखिए 500 एमसीक्यूज हम डिटेल डिस्कस करेंगे, और 500 एमसीक्यूज को हम इस प्रकार से बांटने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट प्रागैतिहासिक काल से लेकर कत्यूरी काल तक होगा। यहाँ पर लगभग हम 80-90 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद गढ़वाल पावर वंश, चंद्रवंश, गोरखा शासन, है ना, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन, इन सभी को हम इस प्रकार से 500 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को। आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आएगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आने वाले एग्जाम में होगी। तो डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रखा है और आपको इसके आंसर देने हैं। कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा समय भी दूं और समझाने की पूरी कोशिश भी करूं, ठीक है। तो आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए उत्तराखंड के पुरा अभिलेख के संदर्भ में गलत कथन का आपको चयन करना है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूकेपीएससी अगर आपको कूट वाले क्वेश्चन देता है, तो कूट अगर आपको सारे जो फैक्ट अगर मालूम है तो कूट आप आसानी से कर दोगे, है ना। जो फैक्ट आपको मालूम होगा, अगर कूट वहां से बनता है, यानी ए सही है, बी सही है, ओनली ए सही है, ओनली बी सही है ना, इस प्रकार के अगर कूट बनते हैं, अगर आपको फैक्ट मालूम है तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। कोशिश की है हमने यहाँ पर कूट वाले भी रखें, जिससे कि आपको थोड़ा यहाँ पर एक्सपीरियंस बन जाए जो आने वाले एग्जाम है उन सभी के लिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए कि उत्तराखंड के पुराभिलेख जो यहाँ पर है उनके संदर्भ में आपको बताना है गलत कथन का चयन। देखिए पुराभिलेख के संदर्भ में अशोक काल से शिला प्रज्ञापन प्राचीनतम है। गोपेश्वर व बाराहाट के शक्ति स्तंभ का लेख 6वीं शताब्दी से संबंधित है। और कार्तिकेयपुर राजवंश इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत ताम्रभिलेख है। और कत्यूरी राजवंश का तथा कथित मूल नाम ललित सूर्यदेव के ताम्रलेख से मिलता है। अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा कथन यहां पर गलत है, आपको बताना है। तो आंसर दीजिएगा इसका। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा। देखिए कत्यूरी राजवंश का तथा कथित जो मूल नाम है ना, वो ललित सूर्यदेव के ताम्रलेख से नहीं मिलता है, बल्कि कुलसारी का जो मूर्ति अभिलेख है ना, वहां से हमें जो कत्यूरी राजवंश है उसमें उसका जो नाम है कत्यूरी, वहां से हमें प्राप्त होता है। तो कुलसारी मूर्ति अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, ना कि ललित सूर्यदेव के ताम्रलेख से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, बाकी सभी सही है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं, जैसे अगर बात करेंगे, है ना, कार्तिकेयपुर राजवंश के जानने के बहुत सारे यहाँ पर ताम्र स्रोत हमें मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। पांडुकेश्वर से मिलता है ना, यहाँ पर कंडारा से मिलता है, बागेश्वर से मिलता है, बालेश्वर से मिलता है, बहुत सारे स्रोत हैं जानने के। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आपको देना है। देखिए दोस्तों, ध्यान यहाँ पे रखिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा, इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गोविषाण के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। अब यह गोविषाण है ना, अब इसका गलत कथन कौन सा है ये आपको देखना है। देखिए पहला है, यहाँ पर फैक्ट पूछा है कि गोविषाण का वर्तमान नाम काशीपुर है, जो कि बिल्कुल सही है, आप सभी जानते हैं। दूसरा पूछा है, वर्तमान रूप में स्थापित यह शहर 1639 में उज्जैन गांव के समीप जो यहाँ पे काशीनाथ है उनके द्वारा बसाया गया था। तो यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा है यहाँ पर कि चीनी यात्री फायान ने 636 ईस्वी में इस क्षेत्र की ओर यात्रा की थी तथा अपने ग्रंथ सी यू की में इसका विस्तार पूर्ण वर्णन किया था, विस्तार से वर्णन किया था।
ऑप्शन सी का। और डी की बात करें कि युआन चुआन ने इस क्षेत्र को क्यूपी सोंगना नाम से संबोधित किया था। तो कौन सा यहां पर सही होगा, आपको आंसर देना है। तो दीजिएगा इसका आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ना, ये ऑप्शन आपको मिलेगा सी। देखिए, ये गलत कथन है। अब यहाँ पे सोचिए जरा कि जो फायान है ना, ये फायान ना बल्कि वैन स्वांग है। ध्यान रखिएगा, ये वैन स्वांग है ना कि फायान। और जो वैन स्वांग है ना, इसी को युआन चुआंग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ चुका है जो कि आयोग ने डिलीट किया था कि वैन सांग ने काशीपुर जो गोविशाण है इसकी यात्रा कब की थी। तो 636 आयोग ने दिया था, उस प्रश्न को आयोग ने डिलीट किया था। जबकि कहीं कहीं पर आपको 634 भी मिलेगा। तो ऑप्शन के अनुसार आगे अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कब आया था, तो 634 को पहली प्रायोरिटी मानना, फिर दूसरा 636 का। आई होप ऑप्शन में एक ही आएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये सभी फैक्ट सही है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूछा गया है, यहां पर देखिए आंसर देना है। देखिए, फिर गोविशाण के संदर्भ में है। गोविशाण के उत्खनन सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा या किसने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका सही आंसर आप यहां पर दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कनिंघम ने करवाया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कनिंघम ने करवाया था। गोविशाण के उत्खनन का जो कार्य था ना सर्वप्रथम, ये एक कनिंघम ने करवाया था। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राचीन उज्जैन दुर्ग का प्रमाण हमें कहां से मिलता है। तो देखिए, ये उज्जैन दुर्ग कहां है। अभी हाल ही में कुछ दुर्ग से संबंधित प्रश्न बने थे, तो उज्जैन दुर्ग पूछा जाएगा कहां पर है। यह प्राचीन है दोस्तों, 2600 वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो बताना है ये कहां का है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी मिलेगा, काशीपुर में मिलेगा। अब यहां पर देखिए, जो एक कनिंघम महोदय है ना, इन्होंने 1861 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और यहां पर आप देखोगे कि जो काशीपुर के सामने ही है, आपको द्रोण सागर मिलेगा। और पूछा जाएगा कि एक फैक्ट बन रहा है कि बिशप हेबर इसने यहाँ की यात्रा कब की थी। तो 1824 में इसने यात्रा की थी। तो 2 फैक्ट 3 फैक्ट ये आपको ध्यान रखने हैं। कनिंघम ने सर्वेक्षण का यहाँ पे कार्य किया था, है ना। और प्राचीन उज्जैन दुर्ग यहीं पर है, कहां पर, गोविशाण में। प्राचीनतम माना जाता है ये। और प्राचीन दुर्ग आपने देख लिया है। अब यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि इस दुर्ग की स्थिति गोविशाण के समीप है। वैन सांग के अनुसार इसके निकट संघाराम व एक स्तूप था, जहां भगवान जो यहाँ पर बुद्ध थे उनके केस व नाखून सुरक्षित रखे गए थे। तो भगवान जो बुद्ध हैं, उनके नाखून और केस यहाँ पर रखे गए थे, ये मान्यता है, ये माना गया है। और इस दुर्ग का जो सबसे ऊंचा स्थान है, उसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, भीम गदा के नाम से जानते हैं। तो ऐसा भी ध्यान रखेगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, कालसी क्षेत्र। देखिए दोस्तों, हमें पढ़ना है। देखिए, हमें पढ़ना है क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। तो हमें हर एक फैक्ट को पढ़कर चलना है। हमें एग्जाम से पहले हमें सारा जो डाटा है वो हमें कंप्लीट होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, फैक्ट बन सकते हैं, वो सभी आपके लिए रखा है। और इसकी पीडीएफ भी दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो पीडीएफ ले लीजिएगा, जैसे कि हमने आपको ग्रुप में जोड़ने की बात कही थी। इसके अलावा हम इसको कल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी अगर बात करें तो सुबह 9-10 बजे के आसपास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख देंगे इसकी पीडीएफ। आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बात करेंगे सुबह 9-10 बजे रखेंगे, 12 बजे तक रहने वाली है कल। कालसी क्षेत्र देहरादून जो जौनसार भावर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गलत कथन का चयन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का, कालसी के संदर्भ में आपको गलत बताना है। देखिए, कालसी क्षेत्र का प्राचीन नाम कालकूट था, सुदनगर था या खलतिका था। तो जी हाँ, ये तीनों नाम कालसी के प्राचीन नाम हमें मिलते हैं। कालकूट तो आपने बार बार पढ़ा है, शायद सुदनगर भी पढ़ा है। थोड़ा खलतिका भी ध्यान रखना, ठीक है। खलतिका भी कालसी का ही प्राचीन नाम था। ऑप्शन बी पे चलते हैं। 267 बीसी शिलालेख में, है ना, 1860 में मिस्टर फोरेस्ट द्वारा इस शिलालेख को खोजा गया या पढ़ा गया था, खोजा गया था मतलब, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये गलत हो गया है। यह क्षेत्र कुंडों की राजधानी हुआ करती थी, यह बिल्कुल सही है। और ये अमलावा नदी के तट पर है। टोंस नदी वो यमुना नदी के तट पर। देखिए, कुछ ऐसा होता है ना, जो ये कालसी वाला क्षेत्र है, इधर से यमुना नदी बहती है, इधर से अमलावा नदी बहती है, और यहाँ पर टोंस नदी आती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, और ये क्षेत्र क्या बनता है, ये कालसी वाला क्षेत्र है। तो मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों गलत है। अमलावा टोंस यमुना नदी के समीप आपको मिलेगा। और ये 267 नहीं बल्कि 257 आपको मिलेगा, है ना। 257 बीसी आपको ध्यान रख लेना है। बाकी सभी सही है। 1860 में मिस्टर जो फॉरेस्ट थे, उन्होंने इस शिलालेख की खोज की थी। ब्राह्मी लिपि में आपको ये मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, और आपको पूछा गया है। देखिए, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिएगा। देखिए, कनिंघम, जो कनिंघम लिख लिया, कोई बात नहीं, आप सही पढ़िएगा। कनिंघम ने कनिंघम को सर्वेक्षण में किस स्थान से
एक बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें मूर्ति की पीठ पर चक्र बना हुआ है और उसके सामने ही दो सिंह भी बने थे। अब एक चीज सुनिएगा, आपको इसी से रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी ने प्रीवियस एग्जाम में पूछ लिया है। और वह जो प्रश्न पूछा था, आपको यह पूछा था कि बुद्ध भगवान की जो मूर्ति है उसकी पीठ पर तिब्बती लेख कहां पर लिखे गए हैं, कहां पर, किस स्थान पर उसकी खोज हुई है उस मूर्ति की। तो उसकी मूर्ति की जो खोज हुई थी वो बाराहाट से हुई थी और इस मूर्ति की जो खोज हुई है वो हरिद्वार से हुई है। देखिए, एक बुद्ध मूर्ति मिली है, इसकी पीठ पर चक्र बना हुआ है, सामने दो सिंह बने हुए हैं, कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था, जो हरिद्वार से हमें मिला है। और जो बाराहाट है ना, यहां पर बुद्ध की पीठ पर तिब्बती लेख में मिला एक मूर्ति हमें। तो बाराहाट से आपको ये ध्यान रख लेना है। पूछा गया प्रश्न है ये वाला, यूपीएससी का पूछा गया है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था शायद पिछली बार के। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि बाराहाट उत्तरकाशी में स्थित शक्ति मंदिर बाड़ा की शक्ति का निर्माण किस राजा ने करवाया था। अब देखिए दोस्तों, आपको इसका आंसर देना है और आपको इसका आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, यानी गणेश्वर पुत्र गुहा है। थोड़ा सा इसमें दोस्तों थोड़ा विवाद है, क्योंकि कठोर सर की बुक में, जैसे कि आपको मैंने कहा था ना कि मैं आपको यशवंत कठोर सर की बुक, अजय रावत सर की बुक और इसके अलावा जो घनश्याम जोशी जी की बुक है वहां पे कराऊंगा। तो एक जगह में तो ऐसा लिखा गया है कि जो शक्ति जो यहाँ पर बनाई थी वो गणनाथ ने बनाई थी, है ना। और एक जगह में ये बताया गया है कि गणेश्वर पुत्र गुहा द्वारा बनाई गई थी। तो थोड़ा सा विवाद है, लेकिन हम पहले वाले पे चल रहे हैं जो कठोर सर ने कहा था, गणेश्वर पुत्र गुहा के द्वारा। अच्छा, अब यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि देखिए, यहां पर इसके नजदीक आपको एक विश्वनाथ मंदिर मिलेगा, है ना। और जो विश्वनाथ मंदिर है ना, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि और संख लिपि का प्रयोग हुआ है। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो यहाँ पर जो शक्ति प्राप्त हुई है ना, यहाँ पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो दो लिपि का प्रयोग हुआ है, संख लिपि का, ब्राह्मी लिपि का। और इसका जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह व रानी खनेती के द्वारा 1857 ईस्वी में कराया गया था। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और जो ये है ना लक्ष्य बंशे ये वाला, तो ये बाराहाट में लिखा गया है, यहाँ पर ऐसा लिखा गया जहां से एक मूर्ति मिली है। ये शब्द कुछ ऐसा है, राहुल शंकराचार्य जी ने ये पढ़ा था उस समय, और वहां पर बताया था कि बुद्ध की पीठ पर यह लेख लिखा है, जो यूपीएससी ने आपको पूछा था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए दोस्तों, 8 पे चलते हैं और इसका आंसर दीजिए। अब यहाँ पर कोट वाले प्रश्न दे दिया मैंने एक। देखिए, कोट वाले प्रश्न दोस्तों सरल होते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, शायद 10 सेकंड, 15 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड। अगर आपको फैक्ट मालूम है ना, तो कोट तो बहुत सरल होते हैं। देखिए, अल्मोड़ा के ताम्र मानवकृत्य की खोज 1986 में हुई थी। बनकोट से जो 8 ताम्र मानवकृतियां प्राप्त हुई थी वो 1989 में हुई थी। बहादुराबाद में उत्खनन का कार्य डॉक्टर यशवंत कटोच के द्वारा कराया गया था। अब आपको सही कोट का चयन करना है, केवल ए, केवल बी, ए बी सी तीनों सही है, केवल ए व बी सही है। तो आंसर इसका देना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो सुनिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा डी, केवल ए और बी सही है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, यहां पर जो उत्खनन का कार्य कराया था बहादुराबाद में, ये तो किसने करवाया था, ये दोस्तों जो करवाया था ना, ये यज्ञदत्त शर्मा जी ने करवाया था। यज्ञदत्त शर्मा जी ने, यज्ञदत्त शर्मा जी ने करवाया था। बहादुराबाद में उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। और ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 1896 में अल्मोड़ा में ताम्र मानवकृतियां प्राप्त हुई थी। फिर 1989 में बनकोट से 8 ताम्र मानवकृतियां प्राप्त हुई थी। और फिर 1999 में नैनीताल से 5 ताम्र मानवकृतियां प्राप्त हुई थी। तो 86, 89, 99, अल्मोड़ा, बनकोट, नैनीताल, ठीक है। और 51, 52, 53, यानी 3 साल में देखिए 51 से लेकर 53 तक आपको कोई भी तिथि दे सकते हैं। वैसे 53 ध्यान रखना कि बहादुराबाद में उत्खनन का कार्य, सर्वेक्षण का कार्य यज्ञदत्त शर्मा जी ने करवाया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों का आंसर दीजिएगा। देखिए, लखुडियार से प्राप्त सेल चित्र किस काल से संबंधित है और 65 साल के चित्रों की खोज किस वर्ष हुई थी। शायद ये सबसे सरल प्रश्न है, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा है। और इसका जो सही आंसर है ना, ये आपको मिलेगा, जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ध्यान रखना, जो लखुडियार है ना, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। अभी हाल ही में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है कि मलारी का जो ग्राम है वो किस मलारी ग्राम से जो समाधान प्राप्त हुए हैं किस काल से संबंधित है। महापाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, लखुडियार से प्राप्त। और यहां पर बात करें ना, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेसिक बातें हैं कि एमपी जोशी जी ने 1968 में इसकी खोज की थी। सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है ना। और यहाँ पर नागफनी आकार की गुफाएं हैं। रंग आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मुख्य विषय थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा कि सामूहिक नृत्य है। बाकी कुछ खास यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काल आप ध्यान रखिएगा, जो अब आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 साल के चित्रों की खोज किस वर्ष हुई थी, इसका आंसर आप सभी देंगे। और 65 साल की हुई थी ना, 65 साल की, तो 89। देखिए, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, 85, 89, 85, 89। अब याद कैसे करना है,
फड़कानोली और पेटसाल। देखिए फड़कानोली पेटसाल 85, फड़का अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना फड़का तो पा, पा आपको दिखाई दे रहा ना पा, तो पा से 85, पा से 85, बाकी 85 89, तो पेटसाल 89 और ये सभी अल्मोड़ा में है। यशोधर मटपाल जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 11, क्वेश्चन नंबर 12 सुनिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। राहुल संकृत्यान ने कहां के शवाधानों की तुलना खसों की समाधि से की थी? राहुल संकृत्यान जी ने कहां के शवाधानों की तुलना खसों, जो खस है उनसे की थी? तो जी हाँ, आप कहने वाले हो मलारी से, इसका सही है। अब यहां पर सुनिए, देखिए हमने दोस्तों आपको ये पहले भी करा चुके हैं, हमने जब आपको कठोर सर की बुक करवाई थी है ना, वहां पर भी आपको बताया था कि मलारी ग्राम से महापाषाण कालीन समाधान की खोज 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी ने की थी, है ना। फिर 1983 में और 2001 में इसका उत्खनन का कार्य, सर्वेक्षण का कार्य गढ़वाल विश्वविद्यालय करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा जो नया आपको मिलेगा कि प्राचीनतम लौह फलक की जो प्राप्ति हमें हुई है ना, लौह फलक हमें जो मिले हैं प्राचीनतम, ये हमें इसी स्थान से मिले हैं, मलारी ग्राम से मिले हैं, है ना। बाकी दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वर्ण मुखौटा मिल रखा है ना, कुछ यहाँ पर जो सब मिले हैं, जुबू जो भेड़िया टाइप का है वहां से उसकी पहचान की गई है ना। तो इन चीजों को उतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्राचीनतम, प्राचीनतम लिखिए, कोई बात नहीं, आप सही करना, प्राचीनतम लौह फलक की प्राप्ति यहां से हुई है और श्वेत घाटी के समाधान से इसकी तुलना की जाती है, मतलब शवों को घुटना मोड़कर औंधा लेटाया जाता था। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आंसर दीजिएगा। वैदिक कालीन उत्तराखंड किस जन का शासन था? तो तित्सु, ध्यान रखना, क्या रखना है? तित्सु। वैदिक कालीन उत्तराखंड में तित्सु जन का शासन था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन और इसका आंसर आपको देना है। पहले 13वें की बात करते हैं। प्रसिद्ध ग्वारखिया गुफा को विश्व पटल पर लाने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट करनाथ, यशोधर मटपाल, राकेश भट्ट और MP जोशी जी। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी, राकेश भट्ट इसका बिल्कुल सही है। और आप सभी दोस्तों सभी जानते हैं अच्छे से कि अलकनंदा नदी के तट पर है डुंगरी ग्राम चमोली में, ये आपको मिलेगा। 41 रंगीन चित्रों की यहाँ पर प्राप्ति हुई है और पशुओं को हांका देना इसका एक मुख्य विषय था। तो 13वां क्वेश्चन भी हो गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 14वां क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है। देखिए फिर थोड़ा कोट वाला दे दिया है, आप समझ कर आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कोर्ट वाला कोई टफ प्रश्न नहीं होता है, बिल्कुल सरल प्रश्न होते हैं। अगर आपको फैक्ट मालूम है ना, तो ये इससे सरल आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एक दो क्वेश्चन आने, जो एक दो फैक्ट आते हैं वहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो कोर्ट वाले सरल होते हैं, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट में महास्म संस्कृति, ध्यान रखिएगा कौन सी संस्कृति के हैं? महास्म संस्कृति के हैं, द्वाराहाट में मिले हैं, ठीक है, चंद्रेश्वर मंदिर में। अब कौन सा कथन सत्य है, इसका चयन आपको करना है। देखिए यह महास्म संस्कृति की खोज रॉबर्ट कनाक द्वारा 1877 में की गई थी और यहां से 200 कप मार्क्स की प्राप्ति हुई है। देखिए 12 समांतर लाइनों में प्राप्त हुए हैं, 200 कप मार्क्स हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब आंसर आपको देना है। तो बिल्कुल दोस्तों दोनों यहां पर सही है, कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर, देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए, आंसर दीजिएगा कि उत्तराखंड राज्य में शासन करने वाली जो शक्तियां है ना, कर्मशा, क्या है? कर्मशा। आपको बताना है कि इनका कर्मशा क्या है, कर्म क्या है इनका, बताइए। कुणिद कुषाण शक सोधे योधे, कुणिद सग कुषाण योधे, शक कुणिद कुषाण योधे और कुषाण कुणिद शक योधे। कर्म आपको बताना है कि इसका सही कर्म क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब एक चीज देखिएगा दोस्तों, है ना, अगर हम बात करते हैं ना, हमारा जो कर्म इस प्रकार आता है, पहले कुणिद आता है, कुणिद के बाद यहां पर मौर्य आएगा, ठीक है, मौर्य के बाद यहां पर शक आते हैं, क्या आते हैं? शक आते हैं, शक के बाद कुषाण आएंगे, कुषाण के बाद योधे आएंगे। तो ये इनका एक कर्म है, कुणिद आए, शक आए, कुणिद आए, मौर्य आए, शक आए, कुषाण आए, फिर योधे आए। तो ये आपको ध्यान रख लेना है ना, कु कु यानी एक एक छोड़कर यहां पर आएगा, ठीक है, कुस्कू, कुस्कू आप ध्यान रखिएगा, कुणिद शक कुषाण योधे, कुस्कू। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर 16 और इसका आंसर आपको देना है। कुनिदों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देखिए एक चीज यहां पर सुनिएगा दोस्तों, एक जब एग्जाम टाइम आता है ना, एग्जाम टाइम, उस समय सभी पढ़ते हैं, है ना, आप भी पढ़ रहे होंगे और जिसने कभी किताब नहीं भी खोली है ना, वो भी उस टाइम पे पढ़ता है ना। लेकिन आपको यह ध्यान रख लेना है कि आपको उस समय का इंतजार नहीं करना है, अपना जो बेसिक है, जो मजबूती है, वो यहाँ पर अभी से बनानी है। तो अभी से आप बनाओगे तो आप काफी गुना और स्टूडेंट से आगे जाओगे। तो अभी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रॉपर बनाइए। देखिए कुनिंदों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। यह राज्य में प्रथम ऐतिहासिक शक्ति थी जिसने राज्य में शासन किया। डॉक्टर कठोच के अनुसार 200 BC से लेकर 300 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था।
कुनिंद राजाओं में अमोघ जो भूति था, यह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसकी रजत व ताम्र मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। और कुनिंद शैव धर्म को मानने वाला था। अब जरा आंसर दीजिएगा कौन सा यहाँ पे गलत कथन है। तो जी हाँ, ऑप्शन ए गलत है। देखिए, ऐतिहासिक तो दोस्तों कार्तिकेयपुर था, है ना। कार्तिकेय राजवंश प्रथम ऐतिहासिक माना जाता है, जबकि कुनिंद जो है ना वो प्रथम राजनीतिक माना जाता है। राज्य में, उत्तराखंड राज्य में जो प्रथम राजनीतिक शक्ति है वो कुनिंद है। जबकि अगर हम ऐतिहासिक की बात करते हैं तो कार्तिकेय कतूरी को हम मानते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। और ये ध्यान रखिएगा कि शैव धर्म को मानते थे, जो कुनिंद थे ये शैव धर्म को मानते थे, लेकिन बाद बाद में इन्होंने थोड़ा थोड़ा जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म, इनको भी दोस्तों थोड़ा बहुत क्या दे दी थी, उन्होंने पनाह दे दी थी। तो मुख्यतः तो शैव धर्म को थे, शिव जी को मानते थे। बाकी जो बाद में थे इन्होंने थोड़ा बहुत बौद्ध को भी मानना शुरू कर दिया था। तो शैव धर्मावलंबी थे। ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन ए ही गलत है। 17 पे चलते हैं, आंसर दीजिएगा इसका। फिर दोस्तों कूट वाला है, आंसर दीजिएगा। देखिए, कुनिंद राजाओं को महाभारत काल में द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। क्या यह कथन सही है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। देखिए, कुनिंद को द्विज कहते थे और जो कुनिंद राजा है उन्हें द्विज श्रेष्ठ कहते थे। तो बिल्कुल ये तो सही है। अल्मोड़ा में शिवपालित, शिवदत्त, हरिदत्त, मगभट्ट आदि राजाओं की मुद्राएं मिली हैं, और जिसमें से 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में भी रखी गई हैं। ये चारों मुद्राएं जो है शिवपाली, शिवदत्त, हरिदत्त की है ना, ये ब्रिटिश संग्रहालय में है। तो बिल्कुल यह भी सही है। और ऐसा प्रश्न बीडीओ के एग्जाम में पूछा गया था कि अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है। सरल था, लेकिन आप सभी पहले से जानते हैं। सी देखिए, अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। इसमें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि इसका प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी देखेंगे। कुनिंद राजाओं की राजधानी कालकूट, कालसी व शत्रुघ्न क्षेत्र में हुआ करती थी। तो अब आंसर देना है इसका। चारों फैक्ट आपने पढ़ लिए हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन डी सही है, यानी सभी सत्य है, सभी फैक्ट सही है। थोड़ा सा अलग जो आपको याद करना है कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि की इनकी मुद्रा में लिखी गई है जो अमोघ भूति है। और कालकुट जो कालसी वाला क्षेत्र है, शत्रुघ्न क्षेत्र, इसके 2 स्थान माने जाते हैं। देखिए, या तो सहारनपुर वाला क्षेत्र रहा होगा, या तो उत्तरकाशी वाला क्षेत्र रहा होगा। इसकी पहचान एकदम नहीं हो पाई, सटीक नहीं हो पाएगी शत्रुघ्न क्षेत्र कौन सा था, लेकिन कोई विद्वान सहारनपुर मानता है, कोई विद्वान उत्तरकाशी मानता है। तो इन क्षेत्रों की भी कुनिंद की राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन डी सही है, यानी सभी सही है। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। पौरव वर्मन काल में जैनपति हुआ करता था। जैनपति कौन हुआ करता था पौरव वर्मन काल में? तो जैनपति, देखिए दोस्तों, जैनपति जो हुआ करता था ना, ये पैदल सेना का प्रमुख हुआ करता था। किसका प्रमुख? पैदल सेना का प्रमुख। अब यहां पर देखिए, और ये याद करना है मेरे साथ। देखिए, सूपकारपति आपको हाल ही में यूकेपीएससी ने पूछा है। सूप, जैसे नाम से पता चल रहा है, सूप, सूप का मतलब जो हम सूप पीते हैं, मतलब पाकशाला का प्रमुख, जो खाना पकाने से संबंधित होगा, उसका ये प्रमुख था। पाकशाला इसे बोलते हैं ना, किचन की शाला जहां पर खाना पकता है। तो सूपकारपति पाकशाला का प्रधान, जयनपति पैदल सेना का प्रमुख हुआ करता था। देखिए दोस्तों, ये हमने यशवंत कठोर सर की बुक से आपको पढ़ाया था, उसी का आपको रिवाइज करवा रहे हैं, है ना। यशवंत कठोर सर, अजय रावत और घनश्याम जोशी जी आपको दोबारा से रिवाइज करवा रहे हैं। परमातार की बात करते हैं, भू सर्वेक्षण अधिकारी हुआ करता था। परमातार भू सर्वेक्षण अधिकारी। अच्छा, राज दोहरिक, देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है, राज दोहरिक, दोहरिक यानी द्वार पर रहने वाला, तो राजमहल की प्रहरी करने वाला, तो राजमहल का प्रहरी। प्रतिहार की बात करें दोस्तों, तो ये महल में व्यक्तियों, अतिथियों को प्रवेश करने में सहायता करता था, ठीक है। और देव द्रोणाधिकृत, देव द्रोणाधिकृत देवी देवताओं की पूजा करने वाला जो प्रमुख होता था, उसे देव द्रोणाधिकृत कहते थे। 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखिए, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग राजाओं का नाम वर्णित है? जी बताइएगा। आप कहने वाले हैं ये 4 नाग राजाओं का वर्णन है। कौन कौन से हैं? आप कहोगे स्कंद, विभु, अंशु और गणपति। मतलब क्या हो गया कि गणपति, देखिए जो ये त्रिशूल लेख है ना, किस राजा का है? गणपति नाग का है। पूछा जा चुका है कि ये त्रिशूल लेख किसका है? गणपति नाग का है। कौन सी ईस्वी का है? 6ठी ईस्वी का है। और यहां पर पूछा जाएगा कि गणपति नाग के पिता ये हैं, यानी पहले स्कंद नाग आए, फिर विभु नाग आए, फिर अंशु नाग आए, फिर गणपति नाग आए। तो गणपति के पिता अंशु नाग, अंशु नाग के पिता विभु नाग, विभु नाग के पिता स्कंद नाग। तो ये इनका कर्म भी है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है 20वां, मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? तो आप सभी कहोगे, जो अभी हमने पढ़ा था शुरुआत में, कि कार्तिकेयपुर। अगर राजनीतिक की बात करते हैं तो राजनीतिक में कौन सा था? वो था कुनिंद। अब देखिए यहां पर, देखिए मध्य एशिया का राजवंश की बात करते हैं। देखिए 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हम इसका काल मानते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश का। मध्य हिमालय का प्रथम राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, लेकिन जो राजनीतिक शक्ति थी वो कुनिंद थी। राजधानी जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर में थी।
दूसरी राजधानी इनकी बैजनाथ थी, जो कत्यूर घाटी जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए तीसरी चौथी सदी में यौधेय राजवंश का शासन गढ़वाल में था, इसका प्रमाण हमें कहां से मिलता है, किस स्थान से मिलता है? तो आंसर आपने पहले ही देख लिया है कि इसका आंसर हमें कहां से मिलता है, ये लैंसडॉन से मिलता है। ऑप्शन ए यहां पर सही है ना। देखिए योद्धा वंश की बात करते हैं तो आपको क्या फैक्ट ध्यान रख लेना है। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा डीप प्रश्न बनने लगे ना, तो डीप प्रश्न बनने लग गए हैं तो डीप फैक्ट को थोड़ा देखिए। आपने सब चीज देखे हैं, आपको यह पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में कि जो योद्धा राजवंश थे इनके आराध्य देव कौन से थे। ऑप्शन कंफ्यूज कर देंगे आपको, शिव जी है ना, विष्णु जी, कार्तिकेय, गणेश जी या कुछ और देवता। तो कार्तिकेय आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, क्या नाम ध्यान रखना है, कार्तिकेय देवता, आराध्य देव कार्तिकेय थे इनके, ठीक है। अब मुद्रा प्राप्ति दो जगह से हुई है, जोनसर भाबर और कालो का डांडा हमारे उत्तराखंड में, बाकी बाहर से भी इनकी मुद्राएं मिली है। इनमें द्वि या त्रिलेख का प्रयोग होता था, दो लेख या त्रिलेख का यहां पर इन मुद्राओं में प्रयोग होता था। और मुद्रा से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि उनमें गण शासन प्रणाली विद्यमान थी और उन्होंने कुषाणों को पराजित किया था। मतलब कुषाण के बाद कौन आए थे, योद्धे राजवंश आए थे। तो ये चीज आपको समझनी है दोस्तों कि कुषाण के बाद योद्धे आए थे, जैसे कि एक पहले प्रश्न में भी हमने डिस्कस किया था। 22 के आंसर बात करेंगे, क्वेश्चन 22 पूछा है, सीलवर्मन द्वारा यमुना नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किया गया है। क्वेश्चन पुराना हो चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप सभी इसका आंसर देने वाले हैं कि युगसेल का गोत्रीय राजवंश, ठीक है। चलेंगे अगले वंश, पूछा जा चुका है कि किस नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर किसने यज्ञ कराया था, अश्वमेध यज्ञ, राजा सीलवर्मन में, है ना। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जगतग्राम बाढ़ वाला क्षेत्र में, जगतग्राम बाढ़ वाला क्षेत्र में देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए कार्तिकेयपुर राजाओं के 8 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, इन सभी में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न अच्छा है। तो देखिए इन सभी में जो लिपि का प्रयोग हुआ है वो कुटिला लिपि है। कौन सी लिपि है, कुटिला लिपि। कार्तिकेयपुर राजाओं में जो 8 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं ना, तो यहां पर हमें क्या मिले हैं, 8 कुटिला लिपि प्राप्त हुई है। कत्यूरी काल में सेना का विभाजन कितने भागों में किया गया था। तो रिवाइज कीजिए दोस्तों, आपने पढ़ा था जंग लग गया है, आपने जो पढ़ा था जंग लग गया है, उस जंग को थोड़ा साफ कीजिए। कत्यूरी काल में सेना का विभाजन 4 भागों में किया गया था। कौन कौन से 4 भाग थे, एक था पदातिक, अश्वरोही, गजारोही और उष्ट्रोही। पदातिक का प्रमुख होता था गोलमिक, जो पैदल सेना होती थी उसका प्रमुख पदातिक, जिसे हम गोलमिक कहते थे। अश्वरोही जो अश्व सेना का प्रमुख होता था, अश्व बलाधिकृत। हस्ती बलाधिकृत यानी जो हाथियों का प्रमुख हुआ करता था। उष्ट्रोही या उष्ट बलाधिकृत यानी ऊंट सेना का जो प्रमुख हुआ करता था। और इन जो तीनों ये आरोही सेना है, मतलब नीचे वाली जिन पे आरोहण किया जाता है, हाथी घोड़ा ऊंट, इसका जो प्रमुख होता था इसे हस्त्य शवो राष्ट्र बलाधिकृत कहा जाता था। नाम बड़ा टफ है, कोई बात नहीं, हमें तो केवल हमने क्वेश्चन हमें तो केवल फैक्ट याद होने चाहिए बस, है ना। हमें तो ऑप्शन आएंगे सामने, कर देंगे सोल्व को। किस भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई, देखिए हमारे राज्य में उत्तराखंड में प्राचीनतम जो भूमि मापन इकाई थी, द्रोण माप होता था, खारी माप होता था, कुल्य माप होता था। कौन सी इनमें से सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी दोस्तों जो है ना वो कौन सी है, वो है खारी वाप। खारी वाप सबसे बड़ी है। देखिए हमने हमें जो वर्णन मिलता है दो चीजों का मिलता है। एक मिलेगा द्रोण माप का, जो द्रोण माप होता था ना ये 32 शेर का होता था, या 32 शेर बात करें या 16 नाली का। तो 16 नाली या 32 शेर का एक द्रोण होता था, और जब 20 द्रोण बनते थे तब जाके एक खारीवाप होता था। और खारीवाप भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, कार्तिकेय और कत्यूरों को एक मानने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो आप कहने वाले हो एटकिंसन महोदय ने दिया था, है ना। अब देखिए दोस्तों, आपको यह ध्यान रख लेना है, यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो यहां पर जो चक्र चूड़ामणि जो उपाधि है वो किसकी थी। तो ये कार्तिकेयपुर राजाओं की थी, है ना। वासुदेव या बसंत देव दोनों को एक ही मानने का विचार भी इसी ने दिया था, एटकिंसन ने दिया था। और वासुदेव मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था कहा जाता है। और जो इनकी उपाधि थी वो चक्र चूड़ामणि थी, जो एटकिंसन ने बताया था। आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। 27वें क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया है कि ललित सूर्यदेव किस वंश से संबंधित थे। खर पर देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश से थे, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस वंश से संबंधित थे। तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निम्बर 1 से संबंधित थे। और 3 फैक्ट यहां पर ललित सूर्य से बनते हैं। पहला बनता है कि सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली ये था, इसने कली कलंक पंक मग्न धरती उद्धारक का ब्रहा अवतार, यानी इसने स्वयं को विष्णु भगवान के समान माना था, ये ललित सूर्यदेव ने। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है। तीसरा ये बनता है कि इसकी 2 रानियां थी, सामा देवी और नया देवी। तीसरा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जो ऊपर के 2 है ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेंगे दोस्तों 28वें क्वेश्चन पे। 29वें क्वेश्चन पे आपको पूछा गया है, देखिए कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार ललित द्वितीय द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण किया गया था, कब। थोड़ा सा टफ है,
अब एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए अब जो ये ललितादित्य है ना, ललितादित्य, बोला जाता है कि जब इसने आक्रमण किया था, जो हमारे चमोली जनपद में नरसिंह देवता का मंदिर है ना, जोशीमठ में नरसिंह देवता का मंदिर, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि जो नरसिंह देवता का मंदिर है, ये इसका निर्माण इसी राजा ने करवाया था, ललितादित्य ने। ठीक है, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। और ये 8वीं सदी का पूर्वार्ध में है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार ललितादित्य द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण 8वीं सदी के पूर्वार्ध में, शुरुआत में की गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी में जो नोला जैनल गांव है, इसके समाधान का संबंध किस काल से है? तो आप सभी जान सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अल्मोड़ा है, तो मतलब इसकी खोज की होगी यशोधर मठपाल जी ने। तो ठीक है, काल आपको पूछा जाए तो महापाषाण कालीन है ये भी। देखिए महापाषाण कालीन मलारी भी है, और ये जो हमारा नोला जैनल गांव है ना, साना बसड़ी गांव भी इसी के नजदीक है, यह भी महापाषाण कालीन क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही है। अब देखिए खोज यशोधर मठपाल ने की थी, ये सभी फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30-31, राज्य में महापाषाण संस्कृति की खोज किस वर्ष हुई थी? अब देखिए राज्य में महापाषाण संस्कृति की खोज किस वर्ष हुई थी? सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम लिखना भूल गया मैं। सर्वप्रथम कब हुई थी राज्य में? अब देखिए सर्वप्रथम हुई थी तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जो खोज का श्रेय जाता है वो उसी को जाएगा जिसने खोज की थी, है ना। और ये खोज हुई थी 1856 में, और हैनवुड ने की थी, देवीधुरा चंपावत से की थी। हैनवुड ने की थी, देवीधुरा से की थी, यानी देवीधुरा चंपावत से की थी। और इसलिए दोस्तों हैनवुड को उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक स्थल का प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले खोज की थी देवीधुरा से 1856 में। फिर 1861 में यहाँ पर जो कनिंगम जाता है गोविसान क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। राज्य में किस स्थान पर कुलित मुद्राओं में छत्रेश्वर, भानु व रावण इनका नाम उल्लेखन है? बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का। ये थोड़ा टफ प्रश्न है। देखिए दोस्तों इसका जो टफ प्रश्न है, मतलब आप समझ चुके होंगे, एक ही ऑप्शन आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, बी इसका सही है। और ये दुगड्डा के नजदीक है। तो दुगड्डा के नजदीक जो भेड़ गांव है ना, भेड़ गांव, वहां पर छत्रेश्वर, भानु, रावण इनका नाम वर्णित है छत्रेश्वर मुद्राओं, मतलब इनकी मुद्राओं में, कुलिन मुद्राओं में। दुगड्डा के नजदीक के गांव है भेड़ गांव। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य में किस स्थान पर कुषाणकालीन मुद्रा की प्राप्ति नहीं हुई है? बताइएगा कुषाणकालीन मुद्राओं की। कुषाण को समाप्त किसने कराया था? युद्धे राजवंश ने करवाया था, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। और इनकी मुद्राएं कहां से हमें प्राप्त नहीं हुई है? तो देखिए दोस्तों इनकी जो मुद्राएं है ना, कालों के डांडा से नहीं प्राप्त हुई है, मुन्नी की रेती, काशीपुर, मोरध्वज से हमें प्राप्त हुई है। अब जरा यहां पर देखिए, कनिष्क दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 78 ईस्वी में इसने सक्समत चलाया था। इसकी मुद्राएं हमें काशीपुर से मिलती है। कनिष्क की मुद्राएं हमें कहां से मिलती है? काशीपुर से मिलती है। अब है कनिष्क के बाद हुइस्क वगैरह भी आए। हुइस्क की जो 14 स्वर्ण मुद्राएं हैं ये मुनि की रेती से मिलती है। ठीक है, मुनि की रेती भी हो गया है, वहां से हमें हुइस्क की मिलती है, काशीपुर से कनिष्क की मिलती है। और फिर आप देखोगे जो वासुदेव है ना, वसुदेव है, इसकी मुद्राएं हमें खटीमा से मिलती है, मुनि की रेती से मिलती है, काशीपुर यानी गोविसान से मिलती है। इन सभी जगह से हमें इसकी मिलती है। और लास्ट एक चीज ध्यान रखना, एक है वीरभद्र, मोरध्वज यानी कोटद्वार से इसकी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों कुषाणकालीन इतने फैक्ट आपके सामने बनेंगे कुषाणों से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 33वां क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन। अच्छा अब थोड़ा सरल प्रश्न आ चुका है शायद। डॉक्टर कटोच के अनुसार सिंहपुर की पहचान की गई है किस क्षेत्र में? जो सिंहपुर है ना, सिंहपुर यानी किसका प्राचीन नाम था? बताना है किसका ये प्राचीन नाम था। तो दोस्तों इसका प्राचीन नाम था लाखा मंडल। और इसी का एक प्राचीन नाम और मिलता है जिसका नाम है मड़। क्या नाम है? मड़। तो सिंहपुर को लाखा मंडल के नाम से जानते हैं, मड़ के नाम से भी जानते हैं प्राचीन में, है ना। रानी ईश्वरा का लेख हमें यहां से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि राजा सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो क्वेश्चन नंबर 34 इसका सही आंसर आपको मिलेगा यमुना नदी के तट पर। और आप सभी दोस्तों ध्यान रखोगे कि बाढ़ वाला जो जगत ग्राम है ना, यहां से यज्ञ वेदिका हमें प्राप्त हुई है। चौकोर यज्ञ वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई है यहाँ से, चौकोर वेदिकाएं। और यमुना नदी के तट पर है 4 अश्वमेध करवाया था, और इस राजा का नाम था राजा सीलवर्मन। क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं कि कौन सलोणादित्य वंश से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा डी, कल्याण राजदेव। अब यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं सलोणादित्य वंश की, तो यहां पर इसका संस्थापक माना जाता है इच्छत देव या इच्छर देव, है ना। इसकी पत्नी का नाम था सिंधु देवी। इसके बाद देशत देव आता है, फिर पद्मदेव आता है, और फिर सुभिक्ष राज आता है। यानी जो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो सुभिक्ष राज था। प्रथम शासक इस वंश का, सलोणादित्य वंश का, इच्छत देव था।
है ना। और यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको प्रथम शासक था इसका षोडशादित्य, इसके पिता का नाम था इच्छादेव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 36वें क्वेश्चन पर। पाली पछाव के कत्यूरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाली पछाव, देखिए पाली पछाव क्षेत्र जो हमारा कुमाऊं वाला क्षेत्र है, इसके संस्थापक थे अशांति देव, असंति देव। ठीक है, असंति देव। ऑप्शन डी, ब्रह्मदेव को अंतिम कुमाऊं राजा कत्यूरी राजा माना गया है, और ये यहाँ पे बात करेंगे इसका संस्थापक असंति देव था। 37वां 38वां क्वेश्चन देखिए, 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी उपाधि कत्यूरी नहीं रखा करते थे? कौन सी उपाधि कत्यूरी नहीं रखा करते थे, इसका आंसर आपको देना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा द्विजश्रेष्ठ। हमने आपको पहले भी डिस्कस करवाया था कि द्विजश्रेष्ठ कुनिंदो की राजधानी, कुनिंदो की यहाँ पर थी, किसकी थी? कुनिंदो की, कुनिंदो की। ठीक है, कुनिंदो को द्विजश्रेष्ठ कहा जाता था। और जो कत्यूरी है ना, इन सभी की जो उपाधि है, चक्र चूड़ामणि, गिरिराज ने कहा जाता था, परम ब्रह्मण्य, परम भद्वारा कलि, पंक मग्न सुदन, जो ललित शुदेव को कहा गया है, ये सभी इनकी उपाधि हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका आंसर देना है। फिर कूट वाला प्रश्न है, कालसी के संदर्भ में है। देखिए, कालसी शिलालेख के वर्णित शब्द और उनका अर्थ सही मेल नहीं है। पलिका का मतलब छोटे ग्राम, महतम का मतलब ग्राम प्रमुख, अपरांत का मतलब कालसी क्षेत्र, पुलिन का मतलब कालसी क्षेत्र के निवासी। अपरांत कालसी क्षेत्र को कहा जाता था, यानी उसके आसपास क्षेत्र को, और पुलिंद कहा जाता था कालसी क्षेत्र के निवासियों को। तो आपको बताना है कि सही मेल कौन सा है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। और साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि भृत्य सेवक को कहा जाता था, तालुका तहसील होती थी, कुलचारिक तहसीलदार होता था, पलिका छोटे गांव हुआ करते थे। ठीक है, पलिका छोटे गांव हुआ करते थे। तो ये कालसी शिलालेख में वर्णित कुछ शब्द थे, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर 3940 प्रागैतिहासिक स्थल हुडली, जिसमें नीले सेल चित्रों का प्रयोग किया गया है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो जी हाँ दोस्तों, आप कहने वाले हैं यमुना नदी के तट पर आपको मिलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये स्पेशल ध्यान रखना है कि किस काल का है, प्रागैतिहासिक काल का है। कौन सा स्थान है? हुडली। कहां पर है? उत्तरकाशी में है। और किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है जी। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो स्कंद पुराण में हिमालय को जो भागों में विभाजित किया गया है, ये 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और 5 भाग कौन कौन से हैं? कश्मीर हिमालय, जालंधर हिमालय, केदारखंड, मानस खंड, नेपाल हिमालय। आपको कंफ्यूज ऐसे कर सकते हैं, आपको असम हिमालय दे देगा। स्कंद पुराण में असम हिमालय का वर्णन नहीं है, केवल नेपाल हिमालय तक का ही वर्णन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कश्मीर हिमालय, जालंधर हिमालय, यानी इसे हिमाचल हिमालय कहेंगे। केदारखंड जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल के लिए हम केदारखंड कहते थे, है ना। और मानस खंड का मतलब हमारा जो कुमाऊं क्षेत्र है उसे कहते थे। और नेपाल तो नेपाल वाला हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आज के 40 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन हमें इस जो हमारा ये वाला पार्ट है, यानी यहां से हमें करना है। जैसे कि आपको शुरू में बताया ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो शुरुआत में जो प्रागैतिहासिक काल से कत्यूरी काल तक के हम लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर देखेंगे। लगभग 100 या 80 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे कत्यूरी काल तक। बाकी जो गढ़वाल, पारवंश, चंद, ब्रिटिश, यहाँ से हम 100 वाले देखेंगे, 100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में दोस्तों हमारे इतना ही रहेगा। और देखिए दोस्तों, ग्रुप में एक चीज कहूंगा कि जो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो में बताया, आप देख लेना, पूरी डिटेल आपको बताया है। केवल वही जुड़ना जो हमें नोट्स लिखकर बताएगा कि हम यहाँ पर रेगुलर लिख रहे हैं। पीडीएफ प्रोवाइड उन्हीं को मिलेगी जो रेगुलर रहेंगे। जो रेगुलर नहीं बताएंगे दोस्तों, वैसे भी हमने मतलब 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में अगर कोई हमें नहीं देता है तो वो ग्रुप से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रेगुलर पढ़ें, रेगुलर नोट्स तैयार करें, रेगुलर रिविजन करें। और यहाँ पर दोस्तों इतना ही है आज की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद।